सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, बस काम खत्म। इसके अंदर क्या, फिजिकल के अंदर मुझे कौन बताएगा कि लिथोस्फीयर वाले पार्ट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, कुछ भी नहीं, कोई बड़े स्तर पर डिफाइन नहीं किया। अच्छा, हमें लगा चलो मेंस के अंदर थोड़ा सा डिफाइन कर दिया होगा, उसमें थोड़ा बड़ा है। मेंस में जब पढ़ने जाते हैं तो सैलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ड मैच हो जा रहे हैं। फिजिकल, व्हाट इज द फिजिकल, है क्या भौतिक भूगोल के अंदर, क्या उसके अंदर क्लाइमेटोलॉजी है, उसके अंदर विंड सिस्टम है, उसके अंदर साइक्लोनिक मूवमेंट्स है, उसके अंदर एयर मासेस है, उसके अंदर वर्ल्ड का क्लाइमेट है, फिर आगे जाओगे तो ओशंस है, ओशन करंट है, सैलिनिटी है, कहीं कुछ नहीं पता। अब लोगों ने कह दिया तुम्हें कि सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आप एज ए लर्नर सिलेबस पढ़ रहे हो क्योंकि आपको गाइडेंस वैसा मिला है। मैं कह रहा हूं कि अब पता कैसे लगेगा कि सिलेबस के अंदर, इसके अंदर क्या बातें छुपी हुई हैं। अच्छा, मैं आज आपको 1000 बातें बता दूं कि इसके अंदर ये होता है, नहीं करेंगे आप विश्वास, तो फिर क्या होगा सर? तो इस तरह का आपके पास एक रेडी रेफरेंस रिसोर्स होना चाहिए हर एक कीवर्ड का, कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी आती है तो उसके अंदर अर्थ इंटीरियर है, उसके बाद ये जो मैं लिख रहा हूं ना कि आंतरिक संरचना, डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स, वोल्केनोज, ये सब मुझे कैसे पता लग गए होंगे यार? मुझे लगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान रखो, ध्यान रखो। अरे काम करते हैं, पहले ये वीडियो देखो, छोड़ो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स पे एक बुक भी हो सकती है, आप एक आर्टिकल पे एक बुक लिख सकते हैं। तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। तो सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कितना पढ़ना है, कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ ली हैं। आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है। तो ये भी मैं कहूंगी कि बहुत ही मिनिमम बुक लिस्ट रखो। तो आपने देखा वीडियो में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई, सिलेबस तुम्हें बता देगा कि कहां से पढ़ना है या क्या क्या आएगा, बट कैसे, किस प्रकार से, किस लेवल पे जाना है, वो तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि अरे हिस्ट्री में भी देख लो आप, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब बात करते हैं, और फिर मेंस में इन्होंने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री बोला है और मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी बोला है 17 के कहानी से। और जब आप ऐसे आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जाओगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा, मतलब प्रीलिम्स और मेंस के कई बार सिलेबस भी मैच नहीं हो रहे होते हैं। एक्चुअल में सिलेबस मैच होने से मेरा मतलब है कि वो स्पेसिफिक बता दे, स्पेसिफिक जो बात है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इन शॉर्ट, जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर कि मैं ये सिलेबस डिकोड कैसे करूं। तो डिकोड करने का जैसे अभी हमने देखा एकमात्र रास्ता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जब ये नहीं समझ आएगा तो फिर होती है सर घबराहट, और जब घबराहट होती है तो फिर आप मान के चलो कि सबसे बड़ा इशू क्या है। तो मतलब गैप में जैसे बता भी रहा था कि प्रीलिम्स का जो गैप है, मतलब मेंस का आप देखते हो तो लगभग 1750, मतलब वो सब सिरोजुद्दौला और वगैरह की जो कहानी वहां से शुरू हो रही। अब वो कोई सा स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं बता रहा प्रीलिम्स में कि भाई कहां से चालू करना है। अब ये जब कंफ्यूजन आता है तो घबराहट होती है, तो फिर हम 10 प्रकार के और वीडियोस देखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब इसका मतलब सॉल्यूशन देखने अगर जाएं हम तो क्या मिलेगा, मतलब ये तो प्रॉब्लम हो गई अपने आप में। तो इसका सर एकमात्र सॉल्यूशन है कि जब भी आप एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स जब पढ़ेंगे, जैसे मान लो मैं ज्योग्राफी के लिए बताता हूं कि आप क्लास 11th की जरूर पढ़ें एनसीईआरटी, और उससे आपका मैक्सिमम ज्योग्राफी कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड मैप देखें आप, ठीक है, वर्ल्ड मैप के साथ इंडिया की जो मैपिंग है वो भी आपको ऐड करना होगा। क्लास 11th में जो 2 एनसीईआरटी है, फिजिकल ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, वो दोनों काम की। लेकिन ये तो हो गई बात स्टैंडर्ड बुक्स की, लोगों ने रिसोर्स भी बता दिया, लोगों ने बता दिया सिलेबस भी पढ़ना, बट प्रॉब्लम जो है ना वो गैप आइडेंटिफाई करने के लिए इसका एकमात्र सॉल्यूशन है पीवाईक्यूज। जब भी आप किताब पढ़ें, जब टॉपिक आप पढ़ लें तो देखें उससे मेरे क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं। बिना पीवाईक्यूज सॉल्व किए अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ा तुमने। आप कहते हो कि मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट कर ली, मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कंप्लीट कर ली, आपने कंप्लीट नहीं की है जब तक कि क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक वो डर खत्म ही नहीं होगा, और वही डर प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सबसे पहले अलग करेगा। आए हुए क्वेश्चंस भी लगेंगे कि टफ हो गया ये, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो एक बात अपने को ध्यान रखना है कि जो कि ये सारी, अब फिर सबसे बड़ी बात क्या है, अब यही बात होती है कि जब पीवाईक्यू कनेक्शन नहीं बन पाता, सारी चीजें नहीं होती, तो फिर शुरू होती है घबराहट। क्यों सर घबराहट क्यों? क्योंकि ना तो चीजें समझ ही नहीं आ रही, तो फिर पढ़ेंगे कैसे हम। चलो अब ठीक है, पढ़ना चालू कर दिया। अब आपकी पता है सबसे पहली प्रायोरिटी इस एग्जाम की क्या है? द रियल चैलेंजेस। लर्निंग तो अपनी जगह है ही, पढ़ाई तो अपनी जगह है, समझना अपनी जगह है। सबसे महत्वपूर्ण कि आप उसको कितने दिनों तक रिटेंशन की ओर ले जा रहे हो, कितने दिनों तक याद कर रहे हो। क्यों सर, क्या जरूरत है? एग्जाम्पल देख लो, अभी तुमने तैयारी मान लो चालू करोगे, अगले साल देना एग्जाम, मान लो प्रीलिम्स, 10 से 11 महीने तक जो आज पढ़ा है उसको तब तक याद रखना है। उसका मेंस लिखोगे आगे जाकर, जो आज पढ़ा है तब तक याद रखना है। और फिर आगे जाओगे आप, मान लो अगले साल 2 साल बाद एग्जाम देना है, 24 महीनों तक चीजों को याद रखना है भाई। याद रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कितने ही वीडियो, हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि जो है ये करो, वो करो, ये करो। मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट याद करो। चीजें अगर याद नहीं हो रही, तुम नहीं पढ़ रहे हो,
एक बार ये वीडियो देखो। मैं कल बता ही रहा था ज्योग्राफी पढ़ने में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, जो फन वे में एकदम ज्योग्राफी पढ़ने में जो मजा आता है, कई कई चीजें एनसीईआरटी ऑल तो बहुत अच्छी है, लेकिन कई कई जगह ऐसी टफ ऐसा वो लगता है कि ऐसा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटर्स काफी हेल्प करते हैं। ज्योग्राफी में सुदर्शन गुर्जर सर के लेक्चर देखे, और मतलब ज्योग्राफी में सुदर्शन गुर्जर सर जो पढ़ाते हैं वो किलिंग। सर अनअकैडमी में स्पेसिफिकली ज्योग्राफी मैंने आपसे पढ़ी है। मतलब सर मैं कहता था, घर पे भी बताता था मम्मी पापा को कि बाकी टीचर्स केवल पढ़ाते हैं और सुदर्शन सर याद करा देते हैं। तो आई थिंक पूरा ज्योग्राफी आई वाज डिपेंडेंट ऑन यू, एंड 95% ऑफ माय नोट्स वर द नोट्स जो आपने क्लास में बनवाए। And the way you teach, sir, it is very unique. The way you create a connect with the students. So students को ऐसा फील होता है कि चाहे वो आपके सामने नहीं भी हैं, बट कभी ऐसा फील नहीं होता है कि लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। एनवायरमेंट में भी सर जो भी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो आप रटवा देते थे स्टूडेंट्स को कि ये आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। जब आपने वीडियो देखा तो सबसे कॉमन बात क्या निकली? चीजें याद होनी चाहिए। मैं और मेरे साथ जो अनअकैडमी पर जितने भी एजुकेटर्स हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, ये तो सब छोटी बात है, बेसिक बात है। मैं तुमको याद करवा रहा हूं, ट्रस्ट मी, याद करवा रहा हूं। मतलब ये जो आप एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर सारे सब्जेक्ट्स को सबसे बेहतरीन लेवल पर ले जाएंगे, आपके सारी चीजें याद करवाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर अपना जो है कोर्स लेकर आ गए, अब तो मैं तुमसे कह रहा हूं यही रियलिटी है। मैं कह रहा हूं मत लो कोर्स, तुम करो सेल्फ स्टडी। बट सेल्फ स्टडी के टाइम पे अगर बेटा ये चीज याद रखना कि तुम अगर याद नहीं कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सारी चीज जो डिमांड है एग्जाम की, तो बहुत दूर है फिर समय, फिर वो पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। तो मैं आपसे ये सब्सक्रिप्शन के लिए बस इतने इसलिए कह रहा हूं कि आपका काम आसान हो जाएगा, आपके लिए चीजें याद हो जाएंगी, आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सारी चीजों खुद मेहनत नहीं करनी, सब टीचर्स तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन के बाद भी मेन चीज है याद करना। मैं जबरदस्ती याद करवाऊंगा। ये ऑफर जो है कल ही एंड हो रहा है, सबसे लोवेस्ट प्राइस है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस में। यूज करें कोड SGYT10, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो तुम बाद में भी देख रहे हो, अनअकैडमी का हमेशा से प्रयास रहा है लोवेस्ट प्राइसेस में सब्सक्रिप्शन देना, एक बार ट्राई जरूर कर, ठीक है। रियल चैलेंज जो है वो याद करना, और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोचिंग का रोल, मतलब यहां आपकी तरफ से भी तो एफर्ट लगेगा ना। अब मैं तो करा रहा हूं, 10 बार पढ़ा रहा हूं, चीजें याद तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर बच्चा कोई भी सेल्फ स्टडी कर रहा है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका मेजरिंग स्केल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई मुझे चीजें याद हो रही हैं कि नहीं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे चीजें निकालनी है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई चांस है किसी बच्चे का, तो पहली चीज चीजें याद होनी चाहिए। अब वो मल्टीपल रीड कर लो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, बार बार लिख लिख के चीजें बट करो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेंस भी ना तुम्हें लिख लिख के ही चीजें लिखनी ही तो पड़ेंगी ना बेटा। दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे अब चलते हैं अगली स्ट्रेटेजी पर। तो आप मुझसे कहोगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है या फर्स्ट अटेम्प्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो कंफ्यूजन अपने क्लियर करो, अपना सिलेबस और PYQs का रिश्ता नाता सही करो। जो भी पढ़ो सही पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, मैं तो कह रहा हूं खुद भी पढ़ रहे हो या अनअकैडमी से, याद होना चाहिए। मेरा तो फोकस भैया याद कराने का सबसे पहली चीज, क्योंकि मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन एग्जाम रहती है, चीजें याद नहीं होती, क्वेश्चन बनते ही नहीं है। क्वेश्चन कन्वर्ट होंगे जब चीजें याद आ जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है। Hey y'all, my name is Alexandra and today I'm your अभी से सही ढंग से होना चाहिए। तो ऑप्शनल को सिलेक्ट करने से पहले फिर से एक वीडियो दिखा रहा हूं, देखो। मैं सोच रहा था क्या ऑप्शन लूंगा जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तब मैंने मैथ्स का सिलेबस देखा था और सोशियोलॉजी का सिलेबस देखा था। सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट था मुझे, फिर मैथ्स, तब तो कॉलेज में 4 सेमेस्टर मैथ्स होते हैं, तो लगा कि मैथ्स ले लूं। फिर पता चला कि बहुत लेंदी सिलेबस है, कोई हेल्प करने के लिए है नहीं। फिर पता चला कि सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक तो रिसोर्सेज अवेलेबल है, सेकंड मेरी दिलचस्पी थी, और टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं कम से कम 40 से 45 मिनट मेरा इंटरेक्शन हुआ इनके साथ, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि आपका इंक्लिनेशन, आपका इंटरेस्ट किधर है। इंटरेस्ट नहीं है ना, प्रॉब्लम है सर। जबरदस्ती अगर मजबूरी में किसी के सुन के लोगे आप, तो फिर वही बात है कि मेरे को तो जो है भैया ने बोला था पवेड ले लो, मैंने पवेड ले लिया, याद ही नहीं हो रही चीजें, पता ही नहीं चल पा रहा। तो आपका इंक्लिनेशन, बैकग्राउंड देखो पहले तो क्या है, उससे अगर बन पा रहा कोई सब्जेक्ट तो ठीक है, कि कोई सिविल इंजीनियर है उसको लग रहा है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग वाला ले लेता हूं, तो वो ठीक है, बट आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। फिर देखो इंटरेस्ट मान लो आपके 2 में आ गए, फिर देखो कि उसकी रिसोर्स लिस्ट कर 2 में कंफ्यूज भी हो गए तो टीचर्स देखो, टीचर बहुत जरूरी, तुम्हारा काम आसान करेगा भैया। और फिर देखो कि उसका गाइडेंस प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं। यहां बैठे बैठे कई बार तर्क लगा देंगे हम लोग कि अरे नहीं कोचिंग वाले तो जो है कोर्स देने के लिए हैं, ये है वो है। मैं कहता हूं एक बार ये थॉट सोचो कि अगर आपके पास रिसोर्स है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो क्यों फिर हम लोग ज्यादा समय लगाएं, चीजों को 4-4, 5-5 साल तक क्यों लें। 2 या 3 साल में हम सब कुछ चीजें करके आगे बढ़े ना, हमारे लिए काम आसान हो रहा था, हम उसकी तरफ भी तो जा सकते हैं, इस थॉट पर भी तो हम चीजें सोच सकते हैं। और अगर हम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो फिर सब कुछ इसमें आपको बता दिया मैंने, आपको उसी स्तर पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन एग्जाम देने बैठोगे उस दिन यूपीएससी जो है वो ये नहीं पूछ के दे रहा है पेपर कि तुम कहां से पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, उसके लिए सब समान है। और जो नो डाउट पहले से पढ़ रखा होगा वो अपनी एज में होगा बेटा, जो ये सच्चाई को रखना पड़ेगा सामने, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम।
तो अगर आप सेल्फ भी पढ़ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं आपको उसी लेवल पे तैयारी करो कि जो बच्चा 8 से 10 घंटे 12 घंटे डेली मन लगा के और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ रहा है, आपको भी उसी स्तर पे काम करना पड़े। तो चीजें हैं सब कुछ। तो ऑप्शनल का भी यही है कि आपको नहीं समझ में आ रहा पूरा सब, क्योंकि भाई रैंक और सिलेक्शन सब इसी से डिसाइड हो रहा है। तो आप टीचर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कह रहा हूं आपका काम आसान हो रहा है। प्लस टेस्ट जरूर देना है इसकी, लिखोगे नहीं मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं करोगे कुछ नहीं होना इसमें, तो इसमें टेस्ट जरूर देना है आपने, ठीक है। अब बात आती है मेरा डेली रूटीन क्या हो। डेली रूटीन में मैं कह रहा हूं आप दिन में 2 हिस्से डिवाइड करो। जॉब वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं अलग से बात करूंगा। तो जब सुबह आप उठो तो आप पता है आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश है, तो जब सुबह आप उठ रहे हो तो मेरा मानना, मैं हमेशा कहता हूं तुम कितने भी टाइम टेबल मैंने वीडियो बना दिए होंगे बेटा, सबको एक ही गाइडेंस दे रहा होता हूं, गाइडेंस थोड़ी बदलेगा वो। एक गाइडेंस, सुबह उठ के तुम सबसे पहला काम करो रिवीजन वाला, क्योंकि सबसे कठिन काम है बेटा रिवीजन का। हमें लगता है शाम को कर लूंगा, शाम तक कर लूंगा। मैं कह रहा हूं बच्चे शाम तक इकट्ठे हो जाते हैं, अरे यार इतनी मेहनत कर ली, अब शाम को सो गए, खत्म, छूट गया। सबसे कठिन काम है रिवीजन, क्योंकि हमें इसी से याद होने वाला है। सुबह फिर अपना एक जीएस का सब्जेक्ट पढ़ो आप, दोपहर में फिर एक वीडियो आप या एक क्लास करंट अफेयर्स की ले लो, फिर शाम में एक जीएस का सब्जेक्ट पढ़ लो, और रात में पूरा सब कुछ जो भी पढ़ा आपने उसका रीडिंग वगैरह, नोट्स बनाना, नोट्स कैसे बनाना बता दूंगा। टोटल 4 से 5 स्लॉट होने चाहिए आपके। मतलब ये कहना चाह रहा हूं यहां पर मैं कि अगर आप फुल टाइम लर्नर हैं तो एक तो आपका जो स्लॉट है वो जीएस लेवल का एक कोई सब्जेक्ट हो आपका, दूसरा सब्जेक्ट हो एक सीसेट के, अगर कमजोर है तो उसके लिए स्लॉट रखो, एक करंट अफेयर्स के लिए रखो, एक रिवीजन के लिए रखो, रिवीजन नोट मेकिंग साथ में ही होगा ये सब, है ना, और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रखो। जब इतने स्लॉट तुम मिनिमम दोगे तो आप आराम से 12 से 13 घंटे चले जाओगे पढ़ाई करने, कोई दिक्कत नहीं, और बोर भी नहीं होंगे आप। क्यों? क्योंकि चीजें बदलती जा रही हैं 2-2.5 घंटे में, और ये करना पड़ेगा अगर 1 साल के अंदर सब करना है तो। अब कॉलेज वाले बच्चे हैं तो उनके लिए एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा। कॉलेज वाले बच्चे हैं तो आप रिवीजन का एक स्लॉट रखो, सुबह उठ के एक सब्जेक्ट पढ़ो अपना, ठीक है, शाम में आकर करंट अफेयर्स पढ़ लो और एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर लो। सैटरडे संडे आपको लगे तो एक सब्जेक्ट दूसरा चालू कर लो आप, अगर जॉब कर रहे हो या कर रहे हो तो पढ़ना तो 2-2 सब्जेक्ट ही, तब तो सिलेबस कवर होगा सर आपका, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो आप 2 चीजें कर सकते हो कि करंट अफेयर्स दोपहर में ले जाओ, सारी चीजें आप कर लो, और बढ़िया से जो टाइम टेबल मैं बना के देता हूं तुम्हें हमेशा, उसको जो है आप फॉलो करो, इस तरह से बना लो, ऐसे स्लॉट्स बना लो अपने बढ़िया से। पहला स्लॉट बना लो कि सुबह एक तो रिवीजन सबसे पहले करूंगा मैं, ठीक है, और अगर आप जॉब कर रहे हो या कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो या कॉलेज में हो तो रिवीजन आप शाम में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम आपका पहला एक जीएस का सब्जेक्ट होगा ही होगा। आपका जीएस का एक सब्जेक्ट हो जाएगा, दिन में करंट अफेयर्स हो जाएगा, और शाम में फिर से एक जीएस का सब्जेक्ट आप पढ़ लो, और शाम में फिर रात को आपने एमसीक्यूज और जो भी कुछ लिखना वगैरह, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करनी वो करो। फिर जब आपको सीसेट तैयार करना हो तो जब एक भले जीएस कम कर देना, सीसेट पे काम कर लो, या और टाइम मिले तो सीसेट ऐड कर लो। जब ऑप्शनल चालू करो तो एक जीएस कम करके ऑप्शनल स्टार्ट कर देना। मतलब जीएस 1 और ऑप्शनल, ये आप कोई भी 2 ही चलाना, मतलब ऐसा नहीं कि 2 जीएस पढ़ रहा हूँ, ऑप्शनल भी पढ़ रहा हूँ, सीसेट भी पढ़ना हूँ, भाई ये तो हो गया काम फिर। और जो जॉब कर रहे हैं सुबह उठ के एक जीएस कंप्लीट करो, शाम को रिवीजन करंट अफेयर्स करो, सैटरडे संडे अपना दूसरा सब्जेक्ट आप उठा लो, या ऑप्शनल स्टार्ट कर दो सैटरडे संडे। तो आपको उस स्तर पे तो जाना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत आप लोगों के लिए ज्यादा है क्योंकि चॉइस है अपनी। चलो जो कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए तो चलो ठीक है कि 1 साल और मिल जाएगा, बट जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए तो आपका डेली रूटीन फिक्स करना पड़ेगा। एंड फॉर द करंट अफेयर्स सबसे यही रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर्स वाले जो भी बच्चे हैं उनसे कहूंगा कि आप सबसे पहले ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 3 सब्जेक्ट सबसे पहले कंप्लीट करो, क्योंकि ये कंप्लीट करोगे आप तो आपका लिंकेजेस न्यूज़पेपर पढ़ने में समझ आएगा। क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ोगे न्यूज़पेपर नहीं समझ में आएगा, और जब तक ये नहीं हुआ है तब तक 3-4 महीने आप क्या करो, कोई भी एक एजुकेटर या तो यूट्यूब पर या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कभी भी कहीं भी जाओ, जो रोज डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं उनसे करंट अफेयर्स पढ़ो। वो तुमको ये लिंक करा के दे देंगे, डेली करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड लिंकेज समझा देंगे। एक कॉपी बनाओ या एक लूज शीट वाली आप एक फाइल बनाओ, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, मिसलेनियस, साइंस, टेक, ऐसे 5 अलग अलग फाइल्स बना लो। 5 अलग अलग जो है आपको लगे तो कॉपीज कर लो छोटी छोटी। डेली क्या न्यूज में आ रहा है उस सेक्शन में उस चीज के बारे में लिखो, हफ्ते भर तक लिखो आप, वीकली इसको रिवाइज करो, फिर मंथली रिवाइज करो, फिर लगे तो कोई मैगजीन देख लो आप आराम से, उसके इंडेक्स चेक कर लो, कोई टॉपिक रह जाएगा तो। हम डायरेक्ट सोचते हैं मैगजीन पढ़ लें, बहुत टफ हो जाएगा, नहीं याद होंगी चीजें। हर दिन पढ़ना होगा करंट, आपको वीकली रिवाइज करना होगा आपको, फिर जाकर मंथली चीजें कवर होंगी। ये बात मैं पिछले 5 साल से एक ही चीज बोलते आ रहा हूं, आप करो, इसको फॉलो करो बेटा अच्छे से। मेंस आंसर राइटिंग में मैं आज कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि इसका एक्यूरेट एकदम कमजोर है। अभी से अगर आपको लग रहा है कि पिछले 4 साल के पेपर देख लो पहले तुम, और कम से कम 20 टॉपिक निकालो जो बार बार आ रहे हैं, 15 टॉपिक, भले एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, चेक करो। अगर नहीं बन रहा, अगर कंफर्टेबल हो, नवंबर के बाद पढ़ो, और लग रहा है नहीं बहुत दिक्कत है, एप्टीट्यूड तो स्टार्ट कर दो। अब उसमें गलती मत करो कि रोज टॉपिक बदल रहे हो, आज परसेंटेज, कल ये, कल वो। एक टॉपिक उठाओ, सिंप्लीफिकेशन,
हफ्ते भर पढ़ो उसको, सारे प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, कुछ भी मत छोड़ो, परसेंटेज उठाओ, 7-8 दिन तक चलाओ ना, क्या दिक्कत है। रोज 1-1 1.5 घंटे रोज प्रैक्टिस करो, कम से कम 500-600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, तो तब तो समझ नहीं आ रहा है तो उसका सोल्यूशन बता रहा हूं मैं, तो करो आप, ये करना पड़ेगा, करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। If you are preparing for UPSC, you वर्किंग प्रोफेशनल वालों के लिए मैंने बता दिया कि आपको अर्ली मॉर्निंग बेटा उठना पड़ेगा और सुबह उठ के एक सब्जेक्ट पढ़ना चालू करो। आप शाम में रिवीजन एमसीक्यूज लगाओ, सैटरडे संडे का अपना एक सब्जेक्ट अलग चलाओ, यही बेसिक है। 10 प्रकार के समय मत खराब करो सिलेबस को वो करने में, ये कैसे करूं वो ऐसे करूं, जो बेसिक है उस पर काम करो आप। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा रिवीजन होगा ही नहीं, टाइम से खत्म ही नहीं होगा, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तुम्हारा फिर घबराहट चालू होगी और तुमसे फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। उसका एकमात्र रीजन है सही ढंग से नोट्स न बनाना। हजारों बार सच बता रहा हूं, बहुत बार समझाया है कि नोट्स बनाओ। अगर आप टीचर से पढ़ रहे हो तो पढ़ाते समय जब वो पढ़ा रहा है तो अपने शब्दों में लिखो, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो काम की लाइन आप लिखो। अब जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप, या टीचर ने इसके बारे में समझाया, तो जो भी काम की चीजें हैं कि भाई ये तो लोअर मोस्ट लेयर है, ये जो है इसकी थिकनेस जो है इक्वेटर पर ज्यादा होती है, पोल्स पर कम होती, तो ये जब स्टेटमेंट थे कि भाई 8 और 18 किलोमीटर, ये सब आपने लिख लिया। काम कीजिए, इतना का इतना बड़ा पैराग्राफ यहां मत उतार देना, काम के बस पॉइंट्स लिखना है इसमें। फिर मान लो आपने इसी टॉपिक पे कल को पीवाईक्यू किए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 2 नई इंफॉर्मेशन मिली, राइट डाउन हियर, उसको लिखो आप। आपको लगता है कि कोई करंट अफेयर्स का न्यूज आया इसी से रिलेटेड, यहां लिख दो उसी से टॉपिक से रिलेटेड, और फिर इस पेज की एक समरी बना दो 1 पॉइंटर, तो एग्जाम के पहले बस इसको पढ़ो। मान लो कोई चीज समझ में भी नहीं आ रही तो उसका टॉपिक यहां लिखा ही हुआ है। तो आपके नोट्स कुछ इस तरह के होने चाहिए जिसमें स्पेस छोड़ो आप हमेशा थोड़ी सी, कल को, क्योंकि एग्जाम ही इस नेचर का, एग्जाम का ही नेचर ये है, अपडेट होती रह रही है चीजें, तो कोई भी चीज होगी अपडेटेड यहां लिखो, उसके बाद इस तरह से। ये मैं कई बार बता चुका हूं, बट आप सोचो कि कॉपी में पूरा ऊपर से नीचे तक पेज भर दूं, कल को कोई नया टॉपिक आए, मान लो साइक्लोन पढ़ रहा हो, साइक्लोन में क्या न्यूज आई, अब फिर लगाते रहो, दूसरी कॉपी बनाओ, फिर ढूंढोगे 4 जगह, एक ही जगह स्पेस छोड़ो, करंट वाली भी चीज यही लिखो, उसके कीवर्ड शॉर्ट यहां लिखो फॉर द रिवीजन, एग्जाम के 10 दिन पहले बस यही काम आएगा तुमको, ठीक है। तो नोट्स भी बनाने का सही तरीका होना चाहिए, और एक्चुअल में क्या रियल चैलेंजेस आ रहे हैं मुझे आप कमेंट में जरूर बताओ, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं